जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से किरण मैम के साथ। तो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी विषय का जो क्लास 9th 10th 11 और 12 ये चार जो क्लासेज हैं बच्चों, यहाँ से हम संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ से पर डे बच्चों, डे बाय डे आपको निरंतर वीडियो जहां से मिल रही है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, देखिए, तर्क करिए और इंटरेस्ट भी जगाइए साथ में। किसके प्रति? हिंदी विषय के प्रति। अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग करते हुए और आगे बढ़िए बच्चों, क्योंकि अगर हमारा हिंदी विषय स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप जानते हैं और बाकी सब्जेक्ट भी हमारे हिंदी में ही हैं, लिखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। तो आइए बच्चों, हम गद्य साहित्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं हमने थ्योरी को समझ लिया और धीरे धीरे करते हुए देख लीजिए बच्चों, हमने 100 क्वेश्चंस भी हल कर लिए और प्लस उसके साथ डिस्कशन भी कर लिए। अब देखिए बच्चों, आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करें बच्चों। और बच्चों को जागरूक कीजिए, इस चैनल के माध्यम से अन्य बच्चों को भी जागरूक कीजिए कि निरंतरता बनाएं, हिंदी को भी थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ें, भले थोड़ा ही पढ़ें पर निरंतरता बनाइए बच्चों। ये आगे आपको बहुत काम देगी। क्लास 10 में, 11 में, आप 12 में जब जाएंगे तो बहुत फायदा होगा आपका। अभी से आपका जो हिंदी का गद्य पद्य ये सब सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको कोई चीज नया नहीं लगेगा। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों की बात हो रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत दुर्दशा इनका नाटक है। नील देवी, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती, भारतेंदु जी के विशेष विषमौषध, ये सब भारतेंदु जी के क्या है बच्चों? नाटक हैं। आप याद करिए, नील देवी को भारतेंदु जी क्या भारत दुर्दशा की व्यथा सुनाते हैं, नाटक दिखाते हैं। किसको? नील देवी को। वैदिक और बताते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती होना चाहिए, ऐसे समझाते हैं। किसको? नील देवी को। ऐसे याद कर लीजिए, भारत दुर्दशा, नील देवी, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, विशेष विषमौषधम, ये सब इन्हीं के नाटक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 102 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारतेंदु जी के नाटकों के विषय किस पृष्ठभूमि, कह रहे बच्चों यहाँ पर किस पृष्ठभूमि से पर आधारित है जो नाटक है। तो आप जानते हैं कि इन्हीं के समय में समाज से सुधार संबंधित, धर्म की जो अवधारणाएं थी, राजनीतिक जो समस्याएं थी, राष्ट्र के प्रति प्रेम था जो, ये सब इनके नाटक, इनकी कहानी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा। काफी विकास हुआ इनके समय में गद्य साहित्य का। अब देखिए बच्चों, 103 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विवेदी युग के किसी एक नाटककार तथा उसके नाटक का नाम लिखिए बच्चों। द्विवेदी युग के तो या कई, तो आप कई याद कर लीजिए, 4-6 याद कर लीजिए, उसके बाद फिर आप 1-2 तो लिखना ही रहेगा। पढ़ते पढ़ते बच्चों निरंतर याद हो जाएगा। निरंतरता बनाए रहेंगे तो बहुत सारी चीजें, देखिए हमने थोड़ा थोड़ा ही तो पढ़ा था, कहाँ बहुत ज्यादा पढ़े थे। वो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 103 पर यहाँ कितना आगे पहुंच गए हैं। क्यों? थोड़ा थोड़ा निरंतर पढ़ते रहेंगे, किसी दिन हमने गैप नहीं लिया और आपने भी गैप नहीं लिया, निरंतर पढ़ते रहेंगे। अब देखिए कहाँ तक आपका कितना समझ विकसित हो गया होगा इसके प्रति। और बच्चों, जो हमारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके निरंतरता बना लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ के निरंतर पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। तो देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 103 पर द्विवेदी की बात हो रही है। यहाँ पर नाटक और नाटककार देखिए, कुरुवन दहन किसका है बच्चों? बद्रीनाथ का है। कुरुवन दहन, भट्ट दहन बद्रीनाथ का है। कुरुवन बद्रीनाथ, ऐसे बार बार रिपीट करिए बच्चों। जिसमें लिंक ना जुड़ पाए थोड़ा बहुत उसको बार बार, बद्रीनाथ भट्ट, कुरुवन दहन। देखिए यहाँ पर भी 3 अक्षर हैं, लास्ट में यहाँ पर भी 3 अक्षर है। ऐसे राधा चरण गोस्वामी श्री दामा लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद राजश्री लिखे हैं। माखन लाल चतुर्वेदी नागा अर्जुन को लिखा है इन्होंने। और वृंदावन लाल वर्मा सेनापति उदल को लिखा है। मिश्र बंधुओं ने नेत्रोन्मीलन लिखा, नेत्रोन्मीलन। तो देखिए बच्चों, ये राधा चरण गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको भारतेंदु युग में भी दिखेंगे और द्विवेदी युग में भी दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है बच्चों, पहले समझिए, कोई भी युग है बच्चों, वो ना तो तुरंत शुरू होता है ना ही तुरंत समाप्त हो जाता है।
वो धीरे 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 करके 10-15 साल तक लगता है शुरू होते होते, फिर एकदम चरम सीमा पर 20 साल में आ जाता है, फिर धीरे 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 फिर कम होने लगता है, फिर 10-15 साल और चलता है, फिर समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा युग उसी में साथ में जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ता है, फिर आगे वो अपनी ज्यादा चरम सीमा पे आगे ऊंचे बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है, फिर दूसरा युग शुरू होता है। तो इस बीच में जो कवि आते हैं उनमें ये राधाचरण गोस्वामी आ जाते हैं बच्चों। तो ये भारतीय युग में भी आपको मिल जाएंगे, द्विवेदी युग में भी मिल जाएंगे। अब देखिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों को हम देख लेते हैं। नाटक का जो विकास हुआ है बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद से हुआ है, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि नाटक का सूत्रपात या शुरुआत किसने किया, तो भारतेंदु युग से वो माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से बच्चों। अब देखिए इनके नाटक देखिए, अतीत का गौरव गान, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, आधुनिक युग की समस्याएं, मानव मन के अंतर्द्वंद आदि विषयों पर इन्होंने क्या लिखा है, नाटक लिखा है। क्या क्या है इनके नाटक, अतीत का गौरव गान, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम और आधुनिक युग की समस्याएं तथा मानव मन के अंतर्द्वंद। अब देखिए बच्चों जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटक की बात, तो ये अजातशत्रु और ध्रुव स्वामी ऐतिहासिक नाटक है बच्चों। हिंदी के प्रथम नाटक व नाटककार के नाम बताइए, तो ये नहुस है प्रथम नाटक। हमने कई बार रिवीजन भी किया, थ्योरी में भी आपको समझाया बच्चों की प्रथम हर चीजें पूछी जाएंगी। प्रथम एकांकी पूछ ले तो आपका एक घूट है, प्रथम क्या कहते हैं उपन्यास पूछ ले तो आपका परीक्षा गुरु है, प्रथम कहानी पूछ ले तो इंदुमती है, प्रथम नाटक आप देखिए नहुस है, ये गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। ये गोपाल चंद्र गिरधर दास बच्चों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं और इन्होंने ही पहला नाटक लिखा था नहुस। अब देखिए एकांकी से संबंधित अब क्वेश्चन, हमने इतना सारे क्वेश्चन कर लिए नाटक से, अब एकांकी को देखिए। आपने जाना है कि जिस कथा को एक ही अंक में जो नाटक समाप्त हो जाए उसे एकांकी कहते हैं। एकांकी एक संक्षिप्त नाट्य रचना है बच्चों, जिसमें सीमित पात्र द्वारा एक ही अंक में घटना विशेष की अभिव्यंजना की जाती है, वही एकांकी है। अभी यहाँ पर लिखा भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आधुनिक हिंदी एकांकी के उद्भव तथा विकास का पर प्रकाश डालिए। फिर से समझिए, जो आधुनिक हिंदी एकांकी है इसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए बच्चों, आधुनिक हिंदी एकांकी नाटक का 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में हिंदी साहित्य जगत में उद्भव हुआ था। इसका किसका, हिंदी एकांकी का। अब क्वेश्चन नंबर 109 की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकीकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना जाता है बच्चों, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम एकांकी बताइए, तो आप बताएंगे एक घूट। प्रथम एकांकी कौन है, एक घूट है, और किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। लेकिन ये क्या कह रहे, एकांकीकार, प्रथम एकांकीकार कौन है, तो एकांकी हो गया, तमाम प्रकार की विधा हो गई बच्चों। एकांकी नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, लघु कथा, ये सब भारतीय युग में ही शुरुआत हुई थी, तो इसीलिए प्रथम इनको माना जाता है। लेकिन प्रथम जो एकांकी है वो एक घूट है। इतिहासकार भारतेंदु जी के किस एकांकी को प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है, तो बच्चों भारतेंदु की प्रथम भारत जननी और नील देवी को प्रथम आधुनिक एकांकी स्वीकार किया गया है। भारतेंदु के प्रमुख एकांकीकारों का नाम, राधाचरण गोस्वामी, देखिए वहां पर भी थे ना, द्विवेदी युग में भी थे राधाचरण गोस्वामी, यहाँ पर भी है, इसलिए हम आपको को रिलेट कर रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं कि कोई भी युग एकाएक ना तो समाप्त होता ना तो एकाएक शुरुआत ही होता है, इसीलिए दोनों युग के मध्य में आते हैं राधाचरण गोस्वामी। अब देखिए पंडित बालकृष्ण भट्ट, ये किनका जन्म 1844 का है बच्चों। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म 1855 का है। किशोरी लाल गोस्वामी, और ये इनका जन्म 1865 का लगभग है बच्चों। अब भारतेंदु युग के ये प्रमुख सब एकांकीकार हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख एकांकीकार, अब द्विवेदी युग की बात चल रही है बच्चों, तो सुदर्शन, ब्रजलाल शास्त्री, सियाराम शरण गुप्त, ये सब द्विवेदी युग के हैं बच्चों। राम सिंह वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रूप नारायण पांडे, ये सब द्विवेदी युग के एकांकीकार हैं। बच्चों देखिए द्विवेदी युग के 4 एकांकी तथा एकांकीकारों के नाम लिखिए 4। तो दुमदार आदमी एकांकी है,
जीपी श्रीवास्तव का चार बेचारे बेचन शर्मा उग्र का एकांकी है। राजपूत की हार सुदर्शन की एकांकी है। और रेशमी रुमाल ये राम सिंह वर्मा का है। रासे रेशमी रासे राम सिंह वर्मा। अब देखिए बच्चों, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। अभी हमने आपको बताया था। तो देखिए बच्चों, नाटक में अनेक एवं एकांकी में एक दृश्य होता है। ध्यान से समझिए, जो नाटक है इसमें अनेक दृश्य होंगे, लेकिन जो एकांकी है इसमें मात्र एक ही दृश्य होगा। नाटक का क्षेत्र कैसा होता है बच्चों? तो विस्तृत होता है, जबकि एकांकी जब एक ही अंक में से समाप्त होगा तो सीमित नहीं रहेगा, तो सीमित होता है। बस ये दो विशेषताएं हो गई। अब अन्य गद्य विधाओं को हम लोग समझ लेते हैं, जो आपकी परीक्षा की आपके पाठ्यक्रम का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। भारतीय युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, ये क्या कहते हैं, भक्त काल हो गया, रीत काल, आधुनिक काल हो गया, आदिकाल हो गया, और ये गद्य की विभिन्न जो विधाएं हो गई, ये आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एक एक करके हम आपको निरंतर पढ़ा रहे हैं। अभी ये गद्य साहित्य का इतिहास थ्योरी समाप्त किया है हमने, और ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आपको पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो अन्य गद्य विधाओं को देखते हैं बच्चों। अब अन्य गद्य विधाओं में क्या क्या है? अन्य गद्य विधाओं से तात्पर्य क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, क्या हम कहना चाहते हैं अन्य गद्य विधाओं मतलब क्या? तो हिंदी साहित्य में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि मुख्य विधा तथा आत्मकथा, आलोचना, जीवनी, यात्रा वृत्त, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, डायरी, रेडियो रूपक आदि अन्य गौड़ गद्य विधाओं के नाम हैं बच्चों। अभी हमने आपको जिक्र भी किया है। क्या यही कि मतलब ये नए नए ये सब जो गद्य काव्य, रिपोर्टाज, डायरी, रेडियो, यात्रा वृत्त, रेखा चित्र है ना बच्चों, ये सब नए नए हैं, भारतीय युग के इस समय के हैं। अब देखिए बच्चों, आत्मकथा से क्या मतलब है, पूछना चाहते हैं कि आत्मकथा से आपका क्या तात्पर्य, आप क्या समझ पा रहे हैं आत्मकथा के बारे में? तो आत्मकथा में ही क्वेश्चन छिपा हुआ बच्चों, जो अपने आत्मा की कथा, अपनी कथा हो, स्वयं की कथा हो, वही आत्मकथा होगी। देखिए, लेखक द्वारा अपने जीवन का स्वयं का किया गया प्रस्तुतिकरण आत्मकथा कहलाता है। देखा नहीं बच्चों, शब्दों में ही लिखा हुआ है। अभी आत्मकथा की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हल करते हैं आत्मकथा को, फिर आलोचना। तो आत्मकथा लेखन का आरंभ कब से माना जाता है? तो द्विवेदी युग से माना जाता है बच्चों आत्मकथा लेखन का। आत्मकथा और जीवनी में अब देखिए अंतर बहुत सुंदर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जानकारी होना भी चाहिए आपको। अभी हमने आत्मकथा को समझाया कि किसी भी व्यक्ति के स्वयं की जो जीवनी है, स्वयं की जो बीती हुई घटनाएं हैं, वो आत्मकथा होगी अगर वो लिखते हैं खुद से। और किसी अन्य के जीवन या किसी अन्य के जीवन की से संबंधित सब घटनाओं को, दृश्यों को, उनका जो राजनीतिक में कैसा व्यवहार रहा, कैसा उनकी उपलब्धियां रही जीवन में, ये सब दूसरे कवि के द्वारा लिखा जाए तो वही जीवनी हो जाता। अब देखिए किताबी भाषा में समझते हैं। आत्मकथा स्वयं लेखक अपने विषय को लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी महापुरुष के विषय में लिखते हैं, अर्थात किसी अन्य के विषय में। अब आलोचना को भी समझ लेते हैं। किसी कवि या लोक की कृति को भली भांति देख कर, परख कर, समझ कर उसका साहित्यिक मूल्यांकन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो उसे ही आलोचना कहते हैं। उसके गुण और दोषों को अलग अलग समझा जाए तो उसे ही आलोचना कहते हैं बच्चों। आलोचना में गुण और दोष दोनों पर बात होती है। ये नहीं किसी की सिर्फ बड़ाई किया ही जाए या किसी की सिर्फ बुराई किया जाए, नहीं, उनके अंदर दोनों गुणों को देखा जाएगा, उसे ही आलोचना कहते हैं। जैसे आपने कोई फिल्म देख के आए, फिल्म तो आप क्या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिल्म में सारी चीजें अच्छी थी, कुछ कमियां भी थी तो वो भी बताते हैं ना, तो वही आलोचना है। अब देखिए बच्चों, भारतीय युग के प्रमुख आलोचक के नाम यहाँ पर लिखना है। भारतीय युग की बात हो रही है तो भारतीय हरिश्चंद्र स्वयं है, लाला श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इन्होंने आनंद कादम्बनी पत्रिका लिखी है। किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीप लिखा है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का आप जानते हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन है। द्विवेदी युग के चार आलोचकों, अब द्विवेदी युग के चार, महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं, श्याम सुंदर दास आ जाते हैं, मिश्र बंधु लोग आ जाते हैं। मिश्र बंधु अर्थात तीन भाई है बच्चों, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ऐसे तीन हैं। पंडित पदम सिंह शर्मा आदि। अब देखिए बच्चों, पंडित पदम सिंह शर्मा, ये सब चारों द्विवेदी युग के आलोचक कवि हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 122 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक योगदान देने वाले।
समालोचक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ना भूलिएगा बच्चों। समालोचना, साहित्यकार, आलोचनात्मक, निबंधकार, ये सब है ये रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र। अब जीवनी साहित्य किसे कहते हैं बताइए? तो किसी महान पुरुष की जन्म से लेकर बच्चों मृत्यु तक की घटनाओं का विवरण जब कोई लेखक साहित्यिक ढंग से करता है तो उसे ही जीवनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु द्विवेदी दो जीवनी लेखकों के नाम लिखिए बच्चों जो भारतेंदु द्विवेदी के थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं है, कालिदास की जीवनी इन्होंने लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र ने आचरण की सभ्यता नामक जीवनी लिखा है। द्विवेदी दो जीवनी लेखकों के तो बाबू गुलाब राय हैं और संपूर्णानंद हैं। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद ने ही लिखा है। मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय की रचना है। अब देखिए बच्चों 126 पे चलते हैं। यात्रा वृत्त साहित्य कब प्रारंभ हुआ? भारतेंदु से ही प्रारंभ हुआ है। भारतेंदु दो यात्राकार वृत्तों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु के भगवान दास वर्मा लंदन की यात्रा लिखे हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा लिखा है। सरयू के पार की यात्रा भी इन्होंने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 128 पे चलते हैं। द्विवेदी युग के किन्हीं दो यात्रा वृत्त, अभी द्विवेदी युग की बात हो गई तो गोपाल दास गहमरी लंका यात्रा, सत्यदेव परिव्राजक मेरी कैलाश यात्रा। परिव्राजक ने कैलाश यात्रा लिखी है जबकि राहुल सांकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा लिखी है। संस्मरण विधा का आरंभ कब से हुआ बच्चों? तो द्विवेदी युग से हुआ। संस्मरण विधा का आरंभ कब से हुआ? द्विवेदी युग से हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देख लीजिए, बहुत जरूरी चीज है समझना आपको कि रेखा चित्र क्या है, संस्मरण क्या है। तो देखिए बच्चों संस्मरण में पूर्ण चित्र होता है। क्या? पूर्ण चित्र होता है, जबकि रेखा चित्र में अधूरा चित्र होता है। कैसा? अधूरा चित्र होता है, खंडित भी हो सकता है। संस्मरण में विगत अर्थात बीते हुए और रेखा चित्र में विगत आगत अर्थात बीते हुए और आने वाले दोनों चित्रों को, विगत अर्थात बीता हुआ समय। तो बच्चों जो संस्मरण होता है तो याद करने वाली संस्मरण अर्थात स्मरण, तो याद करने वाली चीज तो बीते हुए समय को तो याद करेंगे व्यक्ति की, आने वाले समय को आने वाला भी पता ही नहीं है तो वही बीते हुए समय के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। जबकि रेखा चित्र में दोनों बातें लिखी जाती, बीते वाले समय की भी और आने वाले समय की भी। तो बच्चों अब हम आपको आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो क्योंकि आपको निरंतर पढ़ना है और इसको समाप्त करते ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है बच्चों, थोड़ा सा हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवा के दिखाएंगे कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे रिपोर्टाज के साथ। क्वेश्चन नंबर 131। जाते जाते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जानते हैं बच्चों, जी हाँ आप समझ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।